हाँ जी, तो हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो हमारा हम जब पीरियोडिक टेबल में हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो हम सबसे पहले ग्रुप 1 में और पीरियड 1 में सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हमें दिखता है वो हमें दिखता है 1s1। अब ये 1s1 इससे क्या हमें इससे सीखने को क्या मिला? मेन बात ये है इस 1s1 का मतलब क्या है। असल में ये 1s1 जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है। उसका रीजन क्या है? देखो 1s1 का पहला मतलब तो यह है कि s का पहला एलिमेंट, अरे यस और नो, s का पहला एलिमेंट यस सर है ना। दूसरा मतलब यह है s का मिडिल एलिमेंट, s का मिडिल एलिमेंट क्योंकि हाफ फिल्ड है। यस और नो? यस सर। है ना। और दूसरी बात यह है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल भी हो जाएगा। भाई अगर मेरे पास ये था और अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होने वाले एलिमेंट को हम हेलोजन भी कहते हैं। अरे हाँ या ना? सही है, लूज भी कर सकते हैं। यस बिल्कुल। और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज भी तो कर सकता है, जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अरे हाँ या ना? तो सिंपल सी एक अच्छी सी एक सोचने वाली एक बात ये हो गई कि हमारे हाइड्रोजन जो है वो बड़ा ही एक अजीब है, जिसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच कर रही हैं और हमारे हेलोजन के साथ भी मैच कर रही हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं इसके रिएक्शंस की, तो बेशक बहुत सारे रिएक्शंस वैसे होते हैं। अब रिएक्शंस का तो छोड़ो, मैं आपको सिंपल सी बात कह देता हूं। मेरा एक हाइड्रोजन है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, और हमारा हाइड्रोजन H- फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम हाइड्राइड कहते हैं। अरे यस और नो? यस सर ठीक है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन की हो गई दो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज, और ये दो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज हमें काफी हेल्प करेंगी हाइड्रोजन को बेहतर समझने में। ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन के जो रिएक्ट करने का तरीका है वो डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ कौन है। ठीक है। अगर हाइड्रोजन किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमेशा वो प्रोटॉन की फॉर्म में करेगा। लेकिन अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा वो हमेशा हाइड्राइड बनाएगा। आपने हमेशा देखा होगा अगर कोई भी हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ लगा हुआ है तो हमेशा वो प्रोटॉन की फॉर्म में निकलता है। सही वाली बात फिर से रिपीट कीजिएगा। प्रोटॉन और हाइड्राइड वाली। भाई हमारा जो हाइड्राइड होता है वो आमतौर पे मेटल्स के साथ लगता है, और हमारा प्रोटॉन जो है वो नॉन मेटल्स के साथ लगता है। सिंपल सी बात। भाई सिंपल सी बात ये है कि हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास प्लस है, प्लस का मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए, और इलेक्ट्रॉन छीनता कौन है? नॉन मेटल। और अगर मैं हाइड्राइड की बात करूं तो हाइड्राइड तो अमीर आदमी है जी, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके साथ कुछ ऐसा लगा हुआ है जिसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, दान कर दिए। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली क्या चीजें होती हैं? मेटल्स। तो वही तो कह रहा हूं जी, तो वही बातें चल रही हैं। देखो इन सब के अंदर प्रोटॉन अपने H+ फॉर्म में होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं NaH, ठीक है, या फिर इसके अलावा कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 एंड सो ऑन, यहां पर हमारा H- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कि हमारा हाइड्राइड कब होगा और मेरा और प्रोटॉन कब होगा। अरे यहां तक बात समझ में आई? यस सर ठीक है। नाउ तो हमारा, मैंने दो बात बताई मैंने, हमारा हाइड्रोजन किस किस से रिजेंबल करता है? सबसे पहले अल्कली मेटल से, और दूसरा हेलोजन्स के साथ। ठीक है। इसके रिएक्शंस वगैरह भी इसी तरह के ही होते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन के ऑकरेंस की, कैसे ऑकर करते हैं। हाइड्रोजन ऑकर आम तौर पे जब भी हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो हमारा हाइड्रोजन का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पूरे यूनिवर्स का वो है स्टार्स। आपको मालूम है जी, स्टार्स के अंदर क्या होता है, मतलब इट एक्ट्स एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ फ्यूल इन द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा किस चीज में कन्वर्ट होता है, अरे किस चीज में कन्वर्ट होता है, एनर्जी। अरे हाइड्रोजन स्टार्स, सन के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, फिजन होता है या फ्यूजन होता है, सर फ्यूजन होता है, Yes, sir, हीलियम फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर हमारा हीलियम बनाता है, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, हमारा सन में। तो इसका मतलब ये है कि इतने बड़े लेवल पर हमारा हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब स्पेस में और सब जगह हाइड्रोजन हमारा कितना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रोजन इज वन ऑफ द अबंडेंट एलिमेंट इन द होल यूनिवर्स, ठीक है। मोस्टली कुछ प्लेनेट हैं जो ऑलमोस्ट हाइड्रोजन के ही बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हुए ऑकरेंस की बात, मोस्टली हाइड्रोजन तुम्हें हर जगह मिलेगा, ठीक है। स्पेशली द जाइंट प्लैनेट्स लाइक द जुपिटर एंड सैटर्न, यहाँ पर आपका मेजोरिटी जो एलिमेंट है वो हमारा हाइड्रोजन ही है, ठीक है जी। इसके आगे बात करते हैं हाइड्रोजन अब कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जी। हमारा हाइड्रोजन जो होता है अपने आइसोटोप्स में प्रेजेंट करता है। आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, कौन कौन से होते हैं जी, अरे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, हाँ जी, पहला होता है हमारा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बहुत बढ़िया बढ़िया स्पेलिंग लिखी थी सब लोगों ने, मुझे याद है, ठीक है। 70 अलग अलग, हाँ 70 अलग अलग मेरे पास डेफिनेशंस मिली थी ड्यूटेरियम की और ट्राइटियम की। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है जी। फर्क क्या है भाई, ये हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन है, ये हमारा हैवी हाइड्रोजन है, और ये हमारा ट्राइटियम कहते हैं, और ये एक्चुअली बहुत रेयर होता है, हद से बहुत ज्यादा रेयर होता है। इसकी बात हम इतनी नहीं कर रहे अभी, ठीक है। इनमें फर्क क्या है, मेन फर्क क्या है आइसोटोप्स में, इनमें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में? अरे कोई फर्क तो होगा, ट्राइटेरियम रिएक्टिव है जी। ट्राइटेरियम रिएक्टिव होता है। अरे हाँ, ट्राइटेरियम रेडियो एटॉमिक मास, हाँ जी, एटॉमिक मास का फर्क है जी। इसका होता है 1, इसका होता है 2 और इसका होता है 3, ये फर्क है, ठीक है जी। हमारा हाइड्रोजन जो होता है वो हल्का होता है, ड्यूटेरियम जो होता है वो हैवी होता है, ट्राइटियम बहुत ज्यादा हैवी होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा हैवी हो जाता है उसका न्यूक्लियस बहुत डिस्टेबलाइज कर जाता है, जिस वजह से रेडियो एक्टिव होता है और बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अरे यस और नो, अरे हाँ या ना, यहाँ तक चीज क्लियर है? यस सर, ठीक है। इसके बाद आपके हैं क्या नाम है, H2 के बारे में बात की गई है आपके चैप्टर में, H2, लेकिन H2 का पोर्शन आपका डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है, आपके सीबीएसई में नहीं आ रहा, लेकिन जिन लोगों को वो करना है उसके लिए हम एक बाद में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। बट राइट नाउ हम उसको अभी एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि आपका अभी सीबीएसई की तरफ से H2 पूरा डिलीटेड पोर्शन है, H2 और H2O2 ये अभी आपके लिए डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स, एक सेकेंड, ओके, हाँ जी। तो हम हाइड्राइड्स की बात करते हैं, तो जरा बताओ हाइड्राइड्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्राइड्स? सर एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं उसके अलावा
याद रखो हमेशा, याद रखो हमेशा, जब भी हाइड्रोजन का रिएक्शन आप किसी चीज के साथ कराते हो, किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी चीज के साथ, तो जो भी हमारा एक्स है वो एच के साथ अटैच कर जाएगा और कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा. दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्राइड्स. ठीक है, वो हमारा हाइड्राइड आयन अलग है, H माइनस हाइड्राइड आयन अलग है. ठीक है, अभी हम सिर्फ हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स की. हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं? जब भी कोई एक एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, दैट विल बी कॉल्ड द हाइड्राइड्स. फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट द हाइड्राइड्स ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कौन कौन से हाइड्राइड होते हैं? तो NH3 होता है जी, अमोनिया NH3. दिस इज द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन. इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, हाँ. तो आगे देखते हैं जी, हमारे पास हाइड्राइड जो है ये आवाज नहीं आ रही थी आपकी. NH4 पॉजिटिव होता है जी, अमोनियम आयन होता है ये. ठीक है, हाँ. तो हम हाइड्राइड्स की बात कर रहे थे. हमारे हाइड्राइड्स के 3 तरह के होते हैं. पहले तो मेरे होते हैं आयोनिक, आमतौर पे सॉल्ट लाइक होते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, ये हमारे आयनिक के एग्जांपल है. सर स्क्रीन जूम आउट कीजिएगा. ठीक है, दूसरे होते हैं मेरे पास मेटालिक हाइड्राइड्स, और आखिरी और तीसरा जो होता है मेरे पास वो होता है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड. आयनिक हाइड्राइड तो आप समझ गए होंगे, जब भी कोई मेटल एक हाइड्रोजन के साथ जोड़ाएगा तो हमारा मेटल हाइड्राइड बनाएगा जो कि आयनिक होगा, H माइनस की फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा. मॉलिक्यूलर हाइड्राइड मेरा ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर कंपाउंड कौन होते हैं? जो किसी नॉन मेटल के साथ मिलकर बनते हैं, यानी कि CH4 H2O NH3 PH3 एंड सो ऑन, HCl और जितने चाहे बना लो, बट इट शुड बी नॉन मेटल. ये हो गए मेरे मॉलिक्यूलर हाइड्राइड. अब बात करते हैं मेटालिक हाइड्राइड. जी हाँ, बोलिए सर. ये आयोनिक से रिपीट कर दीजिए प्लीज. आयनिक जो होता है भाई, एक मेटल और हाइड्राइड H माइनस के साथ मिलकर जो बनता है वो हमारा आयनिक होता है. कोई भी मेटालिक आयन और मेरा हाइड्राइड आयन के साथ मिलकर जो बनता है वो मेरा मेटालिक होता है, वो आयनिक होता है. ठीक है, यस सर. ओके. अच्छा जी, आपने अलॉयज सुने? Yes, sir. हाँ, अलॉयज सुने. यस सर. बहुत बढ़िया. अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज क्या होते हैं? सर जिसमें एलिमेंट्स को फिक्स प्रोपोर्शन में उनका एक मिक्सचर बना दिया जाता है. बहुत बढ़िया. मिक्सचर बना के क्या होता है, क्या फायदा होता है अलॉय बनाने से? सर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. हाँ, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी बढ़ जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी बढ़ जाती है. ठीक है, अभी मैं आऊंगा, ले आऊंगा. आवाज आ रही, चली आ रही, बता दो. वहां गए, वो प्रिंट करा. ओके, तो हमारे मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स की बात हुई. हाँ, हम अलॉयज की बात कर रहे थे. तो भाई अलॉय होते क्या हैं? एक एलिमेंट को दूसरे किसी मेटल के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है. डिसॉल्व का मतलब क्या है? जब वो एक अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना, उसकी, अब देखो, एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, उसके बीच में एक इंटरस्टिशियल साइट बचती है, और उस इंटरस्टिशियल साइट में अगर कोई दूसरा एटम आकर अटक जाता है या फंस जाता है, या हम उसको जानकर डाल देते हैं, वो हमारा अलॉय बन जाता है.
उस इंटरस्टिशियल साइट में आने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज एनहेंस हो जाती हैं, बढ़िया हो जाती हैं, घट भी सकती हैं, लेकिन आमतौर पे जो हम जितने अलॉयज बनाते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज हम इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज बेहतर हो जाएं। तो जो मेटालिक हाइड्राइड होता है वो असल में वही वाला हाइड्राइड है जो हमने कोई हाइड्रोजन इंटरस्टिशियल साइट में डाला और क्या बन गया, अलॉय बना, अलॉय बन गया। तो मेरा मेटालिक जो हाइड्राइड होता है वो इंटरस्टिशियल, इसको मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं, और वो अलॉय के लिए होता है। ठीक है जी। आप चाहो तो उसकी प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो कि जी वेरी हार्ड, दे आर वेरी हार्ड, दे हैव अ मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टर भी होता है जी, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसकी प्रॉपर्टी, किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को एनहेंस कर दिया जाता है उसका हाइड्राइड बना के। अरे सही है भाई। यस सर। जी, बात करते आप मॉलिक्यूलर की, अगर हम बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर की मैंने बहुत सारी एग्जांपल आपको दे दी। CH4 है, H2O है, NH3 है, BH3 है, उसके अलावा PH3 तो मैंने लिख ही दिया है, और उसके अलावा आपका सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड है जिसको हम सिलेन कहते हैं, स्टेनेन कहते हैं, और जर्मेन कहते हैं, यानी कि जर्मेनियम का हाइड्राइड। सो मैंने आपको क्राइटेरिया भी बताया है जी, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कौन होंगे, जो कि नॉन मेटल के साथ मिले हुए होंगे। भाई यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक सारी बात समझ में आई? हाँ सर जी हाँ। आयनिक और मेटालिक में आप एक बार बता दीजिए दोबारा। हाँ, आयनिक जो होता है वो यहाँ पर जो मेटल है ना, ये वाला जो मेटल है, ये मेटल आपका आयनिक फॉर्म में होगा। लेकिन मेटालिक के अंदर जो आपका मेटल है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं निकेल हाइड्राइड की, निकेल हाइड्राइड, लेकिन हाइड्राइड की प्रोपोर्शन बहुत कम होती है जी, बहुत ज्यादा कम होती है, 0.6 से लेकर 0.7:1 इस रेशियो में होता है। यहां पर निकेल पूरा मेटल है, और निकेल के जो मान लो देखो ये एटम है, ये एटम है, इसके बीच में जगह है, यहां पर देखो ये हाइड्रोजन है, ये मेटल्स के बीच में हाइड्रोजन फंसा हुआ है, तो हमारा मेटालिक है। इसको आप इंटरस्टिशियल भी कह सकते हो। लेकिन मेरा ये जो है आयनिक जो है, ये दोनों आयन है, मेटल भी है, ये Na+ है और ये H- है। ठीक है, ओके सर। यस सर। अच्छा जी। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास कोई भी आयनिक चीज है और एक कोई भी मॉलिक्यूलर है या कोवेलेंट है। हम जानते हैं कि आयनिक के बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, मॉलिक्यूलर के बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो इतने ज्यादा हाई नहीं होते हैं, मतलब रिलेटिवली लो होते हैं। क्यों? सबको मालूम है ना, आयनिक के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। यस सर। हाँ, Yes, मैं ये sir. पूछ रहा हूँ क्यों होते हैं। सर क्योंकि इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक सर कर। इन ionic bond electrostatic force between the oppositely charged ions. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, लेकिन हमने वीबीटी जब पढ़ी थी तो वीबीटी भी तो यही कह रही थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, याद है? जी, हमारा न्यूक्लियस जो है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पर नजर डाला हुआ है, और इधर वाला न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन किया हुआ है, वो भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूलर जो है। वीबीटी में याद है? सर मॉलिक्यूलर हाँ। को हम Yes, कोवेलेंट भी कह सकते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट एक ही बात है, बोलते दिया, मैं पहले ही बता दिया था। देखो आयनिक जो होता है ना, आयनिक बॉन्ड एक नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन ये डायरेक्शनल है। तो डायरेक्शनल होने की वजह से जो मेरा कोई भी एक, जैसे मान लो एक ए है और वो बी के साथ अटैच होना है, तो ये एक ही डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, अट्रैक्शन जो होगी इस डायरेक्शन में होगी। गए हुए हैं अभी अंकल। वो सीरियस वाली ही रखी होगी। चलो मैं उनसे ले लो। ठीक है, लेकिन आयनिक जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक चीज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखो, क्या ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगी?
भाई अगर ये नेगेटिव है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा। अरे हाँ या ना? Yes. यस सर। ये नेगेटिव है, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा। अब देखो ये वाला नेगेटिव है, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा और ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव है, ये इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। देखो कितनी क्रॉस बॉन्डिंग हो चुकी है। नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक बॉन्ड इज वेरी हायर देन दैट ऑफ द मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ यस सर। ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स आमतौर पे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। दे हैव वेरी लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना किसी भी चीज का अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वह ज्यादा वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब है वो चीज बहुत जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाती है, वेरी वॉलेटाइल। तो ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और सिंपल सी बात है यार, ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेंगे? No. नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। नो सर। ठीक है जी। अब ये जो कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं ये एक्चुअली तीन तरह के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ग्रुप 13 वाले जितने हाइड्राइड होते हैं, ग्रुप 13 वाले जितने हाइड्राइड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जैसे BH3, AlH3 एंड सो ऑन। आमतौर पे BH3 जो होता है ना, ये एग्जिस्ट करता है B2H6 में, डायमर बनाता है। क्यों बनाता है बात की बात है, जब P ब्लॉक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अगले सेशन में। ठीक है, तो अभी ठीक है जी। अब हम बात करेंगे ग्रुप 14 की। ये जी वही लिखवा रहा हूँ जी, वही चीज लिखवा रहा हूँ। ये होगा हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये होगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट। जैसे मेरे पास मीथेन, सिलेन एंड सो ऑन। और ग्रुप हमारा 15, 16 और 17। ये जितने हाइड्राइड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं। इलेक्ट्रॉन रिच हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच जो हाइड्राइड्स हैं इनके ऊपर हमारे लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर याद है क्या था? नॉन बॉन्डेड Yes, sir. इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जब भी कहीं भी किसी भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और वो है और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि हमारा सिर्फ फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन स्पेशल लोन पेयर भी है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और उसको कहीं से हाइड्रोजन भी मिल जाए, क्योंकि हम हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं। तो कौन सी तरह की बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में देखने को मिलती है? आमतौर पे हम देखते हैं जी जितना HF है, हमारे अल्कोहल्स हैं। अल्कोहल्स कौन कौन से? जिसके अंदर सिर्फ OH ग्रुप होता है आखिर में,
और यहाँ पर जो भी कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, एनी ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा मेरा HNN नजले के लिए बढ़िया चीज है ना एंड H, ठीक है। मेरा अमोनिया, खुदा का शुक्र हो गया ना आपका सही तरीके से। जी हाँ, ठीक है। रखा है वो भी है। वही वाला। अमोनिया मॉलिक्यूल, भाई मेरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, हाइड्रोजन भी है, और नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं? अब वो कार्टून यहाँ रखा हुआ है, हाँ जी, एक लोन पेयर होता है। और अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, चलो बात करते हैं वाटर की, वाटर भी तो हाइड्राइड है, तो ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं जी, जिसकी वजह से हाइड्राइड भी है, लोन पेयर भी है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है। तो इसका मतलब इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। होगी। अब पानी की बात कर रहे हैं तो पानी को ही ले लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल भाई हमारा वाटर जो है ये भी तो हाइड्रोजन से मिलकर बना है। चलो पानी की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। हमारा पानी कहाँ पाया जाता है? सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा हमें तो इतना मालूम है कि हमारी बॉडी में तकरीबन 70% वाटर ही है। यस और नो? यस ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं? ये बताओ, ऐसा हम क्यों कहते हैं कि हमारी बॉडी में 70% वाटर? सर क्योंकि हर सेल में उसका फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म, और हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, इसीलिए बहुत सारा पानी हो जाता है हमारी बॉडी में। एग्जैक्टली भाई, हमारे बॉडी में सेल्स है, सेल्स का हमारा जितना फ्लूइड मैट्रिक्स है वो सारा का सारा वाटर ही है, ठीक है। दैट्स वाई हम कहते हैं हमारी बॉडी में 70% वाटर, ठीक है। चलो ठीक है, 70% हमारा वाटर तो है। लेकिन हम अगर वाटर की बात करें तो वाटर के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे वाटर का स्ट्रक्चर सबको याद होगा, BSEPR सबने पढ़ी है। अरे याद है? नहीं याद? अरे वाटर का स्ट्रक्चर, अरे अभी तो केमिकल बॉन्डिंग खत्म करा है। लीनियर बैंड। लीनियर तो नहीं होता जी, बेंट होता है। अरे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के भूल गए? वेरी बैड। हाँ जी, बेंट होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है जी? होती है ओवरलैपिंग ऑफ सबशेल। अरे वो तो ठीक है। अरे भाई हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है वाटर की? अरे वाटर की हाइब्रिडाइजेशन होती है नहीं होती? नहीं होती? अरे सब सो रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालना भूल गए ये बोल दो। sp3 sp3 बोल रहे हैं, कुछ sp2 भी बोल रहे हैं, कुछ sp भी बोल रहे हैं। सर sp3। अच्छा जी, sp3 और बाकी लोग sp3। हाँ जी, sp3 होती है जी। और sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। हाँ जी, sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो हमारी होती है टेट्राहेड्रल। और शेप जो होती है बेंट। बेंट,
ठीक है, तो हमारे वाटर का स्ट्रक्चर की बात हो गई। अगर मैं बात करूं वाटर के स्ट्रक्चर की आइस में, अब आप ये सोचते हो कि सर एक बात बताइए कि हमारा जो आइस होता है, आइस की डेंसिटी हमारी डिफर करती है नॉर्मल पानी से। यस Yes, सर। sir. पहली बात तो डिजॉल्व उसमें कैसे से पहली बात, ठीक है। लेकिन असल में एक और भी उसका रीजन है कि जी उसके अंदर वैकेंट स्पेस होता है। कैसे? जब भी मैं आइस की बात करता हूं तो आइस के अंदर जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, खाली जगह है, याद रखना जी, आइस का जो आइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, ये वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है। और इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर। उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, तो मैं लेकर आता हूँ वीडियो। एक सेकंड। ये देखिए, अरे केज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक पिंजरा टाइप, Yes, sir. है ना। और ये Yes, खाली sir. इंटरस्टिशियल साइट्स भी हैं इसमें, यस सर। ठीक है। तो हमारा आइस का असल में ऐसा शेप होता है। और आपसे ये पूछ सकते हैं कि आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहली बार, ठीक है भाई, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, कौन सी वाली बॉन्डिंग से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bond. ओके, एक सेकंड। हेलो, हाँ भाई, आज बात कर रही है। हाँ ठीक है, फोन कर दिएगा मुझे जब बोले ना, ये फोन कर दिएगा। ठीक है जी, आइए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की। वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, अच्छा एक बात बताइए, मेरा वाटर जो होता है ये एसिडिक है या बेसिक है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है, पक्का? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं वाटर को अमोनिया के अंदर डाल दूं क्या होगा? सर बोथ एसिडिक एंड बेसिक। अगर मैं अमोनिया के अंदर डालूंगा तो ये अपना प्रोटॉन डोनेट करके अमोनिया को दे देगा, ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव और मेरा OH माइनस बन जाएगा। और प्रोटॉन डोनेट करने वाले होते हैं एसिड, तो यहां पर मेरा वाटर एज एन एसिड काम किया गया।
अरे हाँ या ना? अगर मैं बात करूं वाटर की, वाटर का रिएक्शन कराता हूं H2S से। H2S मेरी गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड और एसिडिक होती है, ज़्यादा एसिडिक होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो जब क्या हुआ जी, यहाँ पर इसने H2S ने एक अपना हाइड्रोजन वाटर को डोनेट कर दिया और मेरा HS माइनस बना गया। देखो अब इसने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाले बेसिक बेस होते हैं। इसका मतलब हमारा वाटर एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। जो चीजें एसिड और बेस दोनों के तरीके से काम कर सकती हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। 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 तो हमारा वाटर जो है, वाटर इज अ काइंड ऑफ द एम्फोटेरिक। एक्सक्यूज मी सर। यस सर लेकिन अगर हम वाटर के अंदर वो डालेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर तो वो ग्रीन टर्न हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है। मैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, वो न्यूट्रल तो है, वो न्यूट्रल तो है, बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? देखो बच्चे याद रखना, कोई भी चीज न्यूट्रल होना का मतलब यह है कि वो रिएक्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, वाटर एसिडिक उतना ही एसिडिक है जितना ही वो बेसिक है, ये मतलब होता है। आपने एक क्लास 10th के हिसाब से बात करी कि सर ये तो न्यूट्रल है, ये तो एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, कभी कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो इसका मतलब जितनी वो एसिडिक है उतनी ही वो बेसिक है। ओके, ये मतलब होता है उसका। अब तो सर न्यूट्रल चीजें एम्फोटेरिक होती हैं? नहीं, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। न्यूट्रल एक अलग एम्फोटेरिक चीज में फिर क्या डिफरेंस है। रहा? एम्फोटेरिक के अंदर एसिड और बेसिक दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। न्यूट्रल के अंदर एम्फोटेरिक भी हो सकता है और कोई भी कैरेक्टर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन गैस की बात करें, H2। ओके, अब H2 जो है वो तो एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल कंपाउंड है, तो वो हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूट्रल के अंदर एम्फोटेरिक भी आता है और ऐसा कंपाउंड भी आता है जो कि ना ही एसिड है ना ही बेस है। ओके, यस सर। ठीक है। अरे ये एम्फोटेरिक वर्ड भी आप बाद में जाकर एलिमिनेट करना शुरू कर दोगे, जब बाद में देखोगे ना कुछ रिएक्शंस ऐसे देखोगे कि कुछ एसिड भी ऐसे हैं। कभी सुना है? अच्छा एक बात बताओ, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, एसिड है ना? यस सर। एसिड है तो क्या निकालना चाहिए अपने अंदर से? एसिड क्या निकालते हैं? H+ आयन। H+ निकालना है। प्रिंट, ठीक है, H+ निकालते हैं और H+ निकालना चाहिए एसिड है तो, है ना? सबको पक्का मालूम है, 100% श्योर? यस सर। लेकिन बाद में जाकर एक ऐसा रिएक्शन पढ़ोगे जहां पर मेरा OH- और NO2 पॉजिटिव, ऐसा भी डिसोसिएशन आपको दिखेगा। इसका मतलब यहाँ नाइट्रिक एसिड एज अ बेस काम कर रहा है। बाद में जाकर देखोगे ऐसा रिएक्शन, अभी कंफ्यूज मत हो, बाद में जब वहां जाएंगे जब देख लेंगे। बहरहाल एक डेफिनेशन दी है एम्फोटेरिक की। एम्फोटेरिक वो चीजें होती हैं जो एसिड और बेस दोनों तरीके से काम करती हैं। ऐसे ही हमारा अमोनिया जो है NH3 इज ऑल्सो एन एम्फोटेरिक थिंग, एसिड के तरीके से भी काम कर सकता है, बेसिक के से भी काम कर सकता है। ओके, आ गया। हाँ जी, तो हमने वाटर के एसिड बेस कैरेक्टर की बात करी। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैरेक्टर। ठीक है, वाटर कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाटर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इट डिपेंड कि हमारा रिडक्शन कब हो रहा है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है H2O। ठीक है, अगर मेरा H2O 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मतलब रिड्यूस हो जाना, रिडक्शन।
ठीक है। अगर वाटर मेरा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो मेरा OH माइनस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और H2 गैस निकालेगा, H2 गैस निकालेगा। अब सर ये हो क्या रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करिए। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये ऐसे रिएक्शन कहाँ हो गए? हमने तो सर आज तक ऐसे रिएक्शन नहीं पढ़े कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, है ना। देखो हो क्या रहा है, ये मेरा ऑक्सीजन है ऐसे, ठीक है, या ऐसे भी मतलब आप इनको ले लो, H प्लस है और O माइनस, ठीक है, 2 H प्लस है, एक O माइनस। देखो अब यहां पर, अच्छा ये बताओ, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नो सर। हाँ, तो यहाँ भी 2 हम लिखेंगे और यहाँ भी 2 लगाएंगे। नाउ इट इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो मेरे 4 तो H प्लस हो गए और 2 O माइनस हो गए, ठीक है। खैर, अब देखो हुआ क्या, इन 4 H प्लस में से 2 H प्लस आए, वो दोनों ने इलेक्ट्रॉन लिया और H ऐसे बन गए और वो H2 में बन गए। बाकी बचे हुए 2 H प्लस यहाँ हैं और 2 O माइनस यहाँ हैं, तो वो 2 OH माइनस ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है, यहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, यहाँ हाइड्रोजन था पहले H प्लस की फॉर्म में, लेकिन यहाँ हो रहा है मेरा H की 0 की फॉर्म में, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं। ओके सर, ये वाला रिएक्शन समझ नहीं आया। हाँ, ये वाला रिएक्शन समझ नहीं आया। चलो एक काम करो, इस वाले रिएक्शन को अपने रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर के लिए संभाल के रखो, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा रेडॉक्स ही है, ठीक है। ओके सर। वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें ये वाले समझ में आ जाएगा कि मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी आपने रेडॉक्स पढ़ा नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो इट कैन एक्ट एज अ, सर स्कूल में तो पढ़ लिया। हाँ, अगर स्कूल में पढ़ लिया तो फिर नहीं होनी चाहिए भाई दिक्कत, लेकिन कोई बात नहीं जी, अभी हमने नहीं पढ़ाया ना, हम लोगों ने नहीं पढ़ाया आपको, तो इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा वो, ठीक है। O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज गिविंग यू 2H2। यहाँ पर हमारा जो ये है, इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन जो है, इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर है मतलब इट इज फाइन तो कोई बात नहीं, और अगर इट्स नॉट फाइन तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। ये मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इसका। आगे आते हैं, ठीक है। हमारी जो वाटर है, वाटर इज एक्ट एज अ हाइड्रोलिटिक एजेंट। हाइड्रोलिटिक का मतलब कोई भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारा हाइड्रोजन का यूज होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है अगर CaO, इसमें मैं डाल दूं पानी, तो होगा क्या, कैल्शियम और ऑक्साइड टूट जाएगा, और टूटने के बाद अलग से फिर से रिएक्शन होगा, और रिएक्शन करने के बाद मेरा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना, किसी भी रिएक्शन के अंदर पानी डालकर रिएक्शन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस, ठीक है। हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, हाइड्रोलिटिक का मतलब है पानी की मदद से, वाटर की मदद से किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देना, ठीक है। तो कहीं भी अगर वाटर रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि एक वाटर की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है और रिएक्शन हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड द हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस, ठीक है जी। हम यहाँ पर किसी भी चीज के साथ रिएक्शन कराएं, फॉर एग्जांपल AlCl3 के साथ मैं रिएक्शन कराता हूं, तो AlCl3 के साथ वाटर मैंने डाला, ठीक है। तो Al
OH, एल्यूमिनियम हमारा हाइड्राइड AlOH3 एंड HCl। इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, एल्यूमिनियम का कोई कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है H2O के साथ। कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, तो अभी उस कॉम्प्लेक्स को में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब यह है वाटर चीज़ों के साथ रिएक्ट कर जाता है, दैट्स इट। ठीक है, वाटर हमेशा हमारा सिर्फ ऐसा नहीं होता कि पानी बिल्कुल स्टेबल है, हम कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अरे यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अगर मैं कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट की बात करूँ Na2CO3, इसके अंदर मैं पानी डाल दूँ, ये भी रिएक्ट कर जाएगा जी, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उसके अलावा हमारा H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। अगर मैं किसी सिर्फ कोई एलिमेंट ले लूं जी, सोडियम के अंदर पानी डाल दूं, क्या रिएक्शन हो जाएगा? क्या सोडियम के अंदर पानी डाल के रिएक्शन हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है जी, बहुत बढ़िया रिएक्शन होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है जी, एक्सप्लोजन होता सोडियम और पोटेशियम। हाँ, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जी, एक्सप्लोजन होता है और हमारा NaOH बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जी पानी हमारा बहुत बढ़िया है, नहीं जी, पानी से भी बहुत रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा वाटर जो है वो हाइड्रेट्स भी बनाता है, हाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कॉपर सल्फेट, कौन से कलर का होता है जी? ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट कब ब्लू कलर का होता है? जब वो कॉपर सल्फेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है, वाटर कॉपर सल्फेट डेकाहाइड्रेट, तो वो ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर आप इसमें से पानी उड़ा दो जी, हीट कर दो इसको, तो वापस से वो अपना कॉपर ऑक्साइड, नहीं कॉपर सल्फेट रहेगा, लेकिन ब्लू कलर का नहीं रहेगा। ठीक है, ब्लू कलर का नहीं रहेगा। अगर हम बात करें, अच्छा होता कैसा है? 10H2 या 7H2O? 10 भी हो सकते हैं यार, मुझे डेका याद है। 7 तो आयरन सल्फेट के साथ होता है शायद। ये सर सेप्टाहाइड्रेट आयरन के साथ होते हैं। कॉपर सल्फेट डेकाहाइड्रेट या पेंटाहाइड्रेट हो सकता है, 5H2O हो सकता है, 5 होगा या 10 होगा, क्योंकि डेकाहाइड्रेट तो हम सोडियम सल्फेट के साथ लिखते हैं, Na2 सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम सल्फेट के साथ डेकाहाइड्रेट। सर पेंटा, डेकाहाइड्रेट, हाँ पेंटा होता है कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सोडियम सल्फेट के साथ। अच्छा, इसका क्या मतलब है? 10H2O उसके साथ लगे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? असल में इसके क्रिस्टल में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स भी अरेंज हुए हैं, ये मतलब है। अब सर क्रिस्टल कहाँ से आ गया? भाई जब एटम्स का अरेंजमेंट हुआ है, उस एटम के अरेंजमेंट में बीच में वाटर का भी रोल है, जिस वजह से हमें जो सॉल्ट दिख रहा है वो बड़ा क्लियर सा दिख रहा है। ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल दिख रहा है। ठीक है, जो हमारा क्रिस्टल जो बनता है वो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स के होने की वजह से ही बनता है। ओके, स्पेशली कलर्ड क्रिस्टल, जितना जैसे कोबाल्ट का है, कॉपर का है, आयरन का है, वो सब जब पानी इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाता है तो हमारा बन जाता है हाइड्रेट्स। ठीक है, उसके अलावा अब बात करते हैं हम वाटर की। हम जो नॉर्मली वाटर घर में यूज करते हैं वो 2 तरह का हो सकता है। ठीक है, हमारा नेचुरल वाटर है वो हमारा 2 तरह का हो सकता है। एक तो हमारा हो सकता है सॉफ्ट वाटर और दूसरा हो सकता है मेरा हार्ड वाटर। अरे याद है जी, क्लास 10th में पढ़ा था हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, यस सर, है ना? याद है या नहीं? सर हार्ड वाटर अगर किसी वाटर में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आयंस है, ऐसा कुछ। हाँ जी, एक सेकंड।
ठीक है जी। तो हार्ड वाटर की हम अगर बात करें तो हार्ड वाटर होता क्या है, पहले हार्ड और सॉफ्ट की बात कर लेते हैं। तो असल में डिपेंड करता है हमारे वाटर के अंदर सॉल्ट कौन से मिक्स्ड है। हमारा जो वाटर है, हमारे घर पे जो भी वाटर आ रहा है उसके अंदर कौन से सॉल्ट मिक्स्ड हैं, दैट डिफाइंस द आइदर द वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट। अरे ठीक है, अगर मैं सॉफ्ट वाटर की बात करूं तो हम चेक कैसे करेंगे कोई भी सॉफ्ट है या हार्ड है? आपको याद होगा, आपने सोप पढ़ा था क्लास 10th में, पढ़ा था। यस सर। यस सर। हाँ जी, तो आपने ये देखा था कि जी सोप जो है सॉफ्ट वाटर के साथ तो बहुत बढ़िया झाग बना रहा था, लेदर बना रहा था बहुत बढ़िया करके, लेकिन हार्ड वाटर के साथ स्कम बना रहा था। स्कम मतलब एक कर्डी सब्सटेंस बना रहा था, जिससे ये प्रूफ हो रहा था कि वो वाटर हार्ड है। अब वो स्कम क्यों बन रहा है? अरे ये तो याद है ना, ये तो क्लास 10th की बातें हैं। यस सर। हाँ, अब वो स्कम क्यों बन रहा था इसकी बात करते हैं पहले। असल में हार्डनेस ऑफ वाटर जो जनरेट होती है वो कुछ स्पेशल आयंस की वजह से होती है। देखो, ठीक है, द हार्डनेस इज ड्यू टू the soluble salts of calcium 2 plus, magnesium 2 plus with chlorides Cl minus, bicarbonates HCO3 minus, सल्फेट्स SO4 2 माइनस। ठीक है नी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और सल्फेट्स के साथ अगर प्रेजेंट होंगे तो हमारा वाटर हार्ड होगा। ठीक है जी। सॉफ्ट वाटर सोप के साथ मिलकर लेदर बनाता है यानी कि झाग बनाता है, लेकिन हार्ड वाटर के साथ मिलकर स्कम बनाता है यानी कि कर्डी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है। अरे यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब वो स्कम बनने का रीजन क्या है? सर 1 मिनट स्क्रॉल अप करिए ना। ठीक है जी। तो हमारा सोप की अगर मैं बात करूं तो मैं सोप की बात करूं तो मेरा सोप क्या होता है? सोप क्या होते हैं जी? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ, लिख लो, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम salts of higher fatty acids. फैटी एसिड्स भी लिख सकते हैं, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल C17, H35, COO, NMS। ये मेरा सोडियम, स्टीरेट। तो असल में जब सोडियम स्टीरेट यानी कि सोप को हम ऐसे हार्ड वाटर में डालते हैं जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं, तो होता क्या है जी, कि सोडियम को निकाल कर यहां पर कैल्शियम लग जाता है। और ये जो सब्सटेंस है ये वाइट इनसॉल्युबल,
वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस। हेलो, हाँ लाइए बात करेंगे। हेलो जी, देखिएगा मेल भाई अदील खान के नाम से होगा। हाँ क्यों यार, करा दो, देख लो देर हो जाए कोई बात नहीं, 1 घंटा और रोक लो उनको, कोई बात नहीं, लेकिन करा दो यार। मेरी शादी है असल में, मेरी बात सुनो, मेरी शादी है यार, मेरे पास टाइम की बड़ी कमी है, और अब शादी कुछ ही दिनों में बहुत कमी है, और इनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ रही है यार मुझे। बात सारी ये है, अब मैं इतना अर्जेंट होता है, आपको मालूम है, मैं सुबह भी ले लेता हूँ, मेरे लिए कोई वो नहीं है। तो ये है कि करा दो यार थोड़ा सा। सर इस कंपाउंड का नाम क्या है? अच्छा, हम्म, कल किस टाइम ले लूँ फिर मैं? सुबह 12 बजे तक ना बात करो उनसे। हाँ ठीक है, निकाल कर फिर मुझे सुबह करा देना, मैं इनको वापस बुला रहा हूँ फिर। ठीक है, सुबह 12 बजे मुझे चाहिए फिर, हैं? देख लो आपकी मर्जी है, चाहे सुबह ले लेना चाहे अभी ले लेना। ठीक है, हाँ भाई गाज, 1 मिनट देना इनको, देना 1 मिनट। हाँ भाई ऐसा है, खाली प्रिंट करके दे दो। ठीक है, ठीक है, इनसे अभी कर रहे हैं ये प्रिंट, ले लीजिएगा इनसे, पैसे दे दीजिएगा जितने बोले। ठीक है, यस। अब बोलिए जी, क्या कह रहे थे? आवाज नहीं आ रही भाई? सर आ रही है। हाँ ठीक है जी, तो हमारा हार्डनेस का रीजन ये था, हमारा जो हार्ड वाटर था वो पानी में जाकर सोप काम नहीं कर रहा था जी उसमें, तो हमारे कपड़े नहीं धुल पा रहे थे। ठीक है, तो उसका हमने दूसरा रीजन हमने उसका दूसरा उपाय निकाला जी, हमने डिटर्जेंट को यूज किया, जिससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। ठीक है, लेकिन अभी तो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं जी, अभी हम पानी की ही बातें कर रहे हैं, तो हम हार्डनेस पर फोकस करते हैं। तो हमारी हार्डनेस जो होती है, ये हमारी हार्डनेस 2 तरह की होती है। एक तो हमारी होती है टेम्परेरी हार्डनेस, और एक होती है हमारी परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। देखो, अगर मेरे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस बाइकार्बोनेट में है, HCO3 माने बाइकार्बोनेट के साथ हैं, तो मेरी वो कहलाएगी टेम्परेरी हार्डनेस। लेकिन अगर मेरे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस या तो क्लोराइड के साथ या फिर सल्फेट के साथ प्रेजेंट हैं, वो मेरी कहलाएगी परमानेंट हार्डनेस। अरे सही है भाई, मतलब ये तो सिंपल थिंग्स हैं, ऐसा कोई दिमाग भी नहीं लगाना इसमें तो। ठीक है जी, टेम्परेरी हार्डनेस हो गई जब मेरी कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ है, और परमानेंट हार्डनेस मेरी कब हो गई, जब हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम किसके साथ है? क्लोरीन और सल्फेट। क्लोराइड और सल्फेट्स के साथ। ठीक है जी, हाँ अब बात करते हैं इनके रिमूवल की, कैसे हटाएं जी अपनी हार्डनेस को। रिमूवल ऑफ हार्डनेस। ठीक है जी, हम सबसे पहले तो अपने टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने की कोशिश करते हैं।
टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने के लिए हम पहला मेथड यूज करते हैं बॉइलिंग। ठीक है, तो देखो हम जब भी किसी भी चीज को इनको हार्ड वाटर को, स्पेशली टेम्परेरी हार्ड वाटर में दो चीजें हो सकती हैं, या तो मेरे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, या फिर मेरे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। अरे हाँ या ना? यस सर। है ना? तो मैं इनको बॉईल कर दूं, इस पानी को बॉईल कर दूं। आपको याद होगा 10th क्लास में जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो जब भी हम बाइकार्बोनेट्स को हीट करते हैं तो इनका हाइड्रोजन निकल जाता है और सिर्फ कार्बोनेट रह जाता है। तो मेरे पास ये आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। प्लस CO2 प्लस H2। अब जो मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा वाटर टेम्परेरी हार्ड है, यानी कि उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो कुछ नहीं करना जी, सिर्फ बॉईल कर दो। बॉईल जैसे ही आप करोगे तो जितना भी आपका हार्डनेस का सामान है वो सारा का सारा प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका वाटर सही हो जाएगा, यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा। अरे यस और नो? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, सेकंड मेथड है मेरे पास, क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क्स मेथड में हम करते क्या हैं, असल में ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं हमारे वाटर के अंदर, हार्ड वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। असल में ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम चेक भी करते हैं कि हमारा वाटर कितना हार्ड है कितना नहीं है। तो वो चीज, तो भाई इसका मेथड भी बिल्कुल सेम बॉइलिंग वाला ही है। हमें करना क्या है, हमने लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या डाल दिया हमने, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सेम चीज होगी मेरे पास, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा मुझे। सेम चीज होगी, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, उसके अलावा हमारा पानी बचेगा इसमें, H2O। सर थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करिए। ठीक है, तो हमारा टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने के दो मेथड हो गए, पहला तो बॉइलिंग था, दूसरा क्लार्क मेथड। बॉइलिंग के अंदर कुछ नहीं कर रहे, सिंपल सा बॉइल कर रहे हैं। बॉइल करने के बाद हमारा सेपरेट हो गया एज अ प्रेसिपिटेट। क्लार्क मेथड में हमें कुछ नहीं करना, हमें एक स्पेसिफिक कैलकुलेटेड अमाउंट, यानी कि हमें देखना है जी कितना हमें चाहिए, तो कैलकुलेटेड अमाउंट चाहिए होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि हम अपने हार्ड वाटर में डालते हैं, टेम्परेरी हार्ड वाटर में। ठीक है, और हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। सर जी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में भी हम यही हाँ करेंगे, भाई, मतलब दोनों में मैग्नीशियम कार्बोनेट आएगा और वाटर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैग्नीशियम HCO3, इसमें भी हम यही कर सकते हैं जी। इसमें हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने डाला, तो इसके हाँ इसका प्रोडक्ट में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलेगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मिलेगा और प्लस वाटर, ये दोनों प्रेसिपिटेट हैं। ठीक है जी,
और इसमें पीपीटी मैग्नीशियम कार्बोनेट है। दोनों है, दोनों पीपीटी हैं। ओके सर। जी। अब बात करते हैं जी रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कराएंगे? देखो, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कराने के लिए कुछ मेथड है। 2 मेथड हम आमतौर पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। पहला मेथड है मेरे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कौन सा होता है जी? अरे वॉशिंग सोडा कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट। हाँ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो क्या किया भाई? कुछ नहीं किया जी, सिर्फ हमने वॉशिंग सोडा डाल दिया। किसमें? हार्ड वाटर की बात हो रही है, तो हार्ड वाटर में हमारा कौन कौन से हार्ड वाटर हो सकता है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, या फिर हमारा कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट। इनमें से किसी में भी आप सोडियम कार्बोनेट आप डालेंगे तो आंसर में हमारा सोडियम के साथ तो वो चीज लग जाएगी जो हमारा यहां पर है, ठीक है, और कार्बोनेट के साथ वो चीज लग जाएगी जो भी हमने कैल्शियम या मैग्नीशियम जो भी लिया है। और इस सोडियम में या तो हमारा Cl लग जाएगा या फिर मेरा सल्फेट लग जाएगा। तो देखिए, मैंने बताया था आपको जो भी कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम का हो या मैग्नीशियम का हो, वो सारे के सारे प्रेसिपिटेट होते हैं। तो देखो जी, ये भी सेपरेट हो गया। तो परमानेंट हार्डनेस को हम सोडा डालकर, कौन सा सोडा? वॉशिंग सोडा डालकर हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट मेथड है हमारा आयन एक्सचेंज मेथड। सर ऊपर का शो करिएगा स्लाइड। ओके, आयन एक्सचेंज मेथड। हाँ जी, क्या होता है आयन एक्सचेंज मेथड? सर एक बार वॉशिंग सोडा वाला रिपीट कर दीजिएगा। कौन सा वाला? सर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में ये है, वो वॉशिंग सोडा आपको डालना है, ठीक है यार। देखो, एक जनरलाइज रिएक्शन लिख दी है मैंने, ठीक है। आप कैल्शियम क्लोराइड में अगर वॉशिंग सोडा डालेंगे तो देखो यह बन जाएगा NaCl और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर आप कैल्शियम सल्फेट में डालेंगे तो आपको बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड में डालेंगे तो आपका बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर आप डालेंगे तो ये बनेगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। अब जो आपका कार्बोनेट जो भी बनेगा वो आपका इनसॉल्युबल होगा, यानी कि प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है,
हाँ, आयन एक्सचेंज मेथड। अब देखो आयन एक्सचेंज मेथड में होता क्या है, कोई भी पॉजिटिव आयन मैंने ले लिया, कोई भी पॉजिटिव आयन, उसको मुझे एक्सचेंज कराना है किससे, या तो कैल्शियम प्लस से या मैग्नीशियम 2 प्लस से। इससे मुझे एक्सचेंज कराना है सिर्फ। सर वॉशिंग सोडा में हमें क्या बाद में क्यों नहीं मिला जी? एक मिनट, वॉशिंग सोडा में नहीं, वॉशिंग सोडा में नहीं मिलेगा। वॉशिंग सोडा में H2O होना चाहिए, तो H तो पूरी इक्वेशन में कहीं नहीं है, तो पानी कहां से होगा? ठीक है, तो इसके अंदर आयन एक्सचेंज मेथड में कोई एक आयन लेते हैं और उसको एक्सचेंज करा देते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, in this method the positive ions calcium and magnesium, the positive ion calcium and magnesium are responsible for hardness of water, for the hardness of water. Are exchanged by another positive charge ion, another positive charge ion. इसके अंदर हम यूज करते हैं सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट क्या होता है जी? Na2 Al2 Si2 O8 and some amount of H2O inside it. ये होता है हमारा सोडियम जियोलाइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Na2Z, इस पूरे को हमने Z मान लिया, ये हो गया मेरा सोडियम जियोलाइट। कुछ नहीं होता जी, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। मेरे पास सोडियम जियोलाइट है, मैंने काय में डाला, मैग्नीशियम 2 प्लस में या फिर कैल्शियम 2 प्लस में। तो हुआ क्या, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ना, ये अटैच हो जाते हैं जी जियोलाइट से। मैग्नीशियम जियोलाइट बन जाएगा या फिर कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा, और सोडियम आयन मेरा पानी में रह जाएगा। अरे बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, और इसको अच्छा मेथड भी बोला जाता है, ये अच्छा मेथड है। उसका रीजन क्या है, देखो सोडियम जियोलाइट मैंने पानी में डाला और वो मैग्नीशियम जियोलाइट और कैल्शियम जियोलाइट की फॉर्म में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया, जिससे मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको बाहर निकाल लिया। अब जब मुझे वापस से अपना मैग्नीशियम जियोलाइट मिल गया, मैग्नीशियम जियोलाइट मिला है और कैल्शियम जियोलाइट मिला है, क्या करूंगा मैं, इसमें 10% NaCl डाल दूंगा। तो क्या होगा, मेरा वापस से सोडियम जियोलाइट बन जाएगा, वापस वही बन जाएगा। इसको मैं फिर से यूज कर सकता हूं, फिर से मैग्नीशियम और कैल्शियम बनेगा, फिर मैं उसको निकाल लूंगा, फिर उसके अंदर रिएक्शन करके दोबारा से बना लूंगा उसको। तो दिस इज हाउ वी कैन रीजेनरेट इट। अरे चारों मेथड समझ में आए जी? पहला मेथड क्या था हमारा? Yes, sir. पहला मेथड क्या था?
टेम्परेरी हार्डनेस के लिए मेरे पास पहला मेथड था बॉइलिंग, दूसरा था मेरे पास क्लार्क मेथड। बॉइलिंग के अंदर भी देखो प्रेसिपिटेट बनना है कैल्शियम कार्बोनेट का, क्लार्क मेथड में भी बन रहा है, लेकिन क्लार्क मेथड में हम कुछ डाल रहे हैं और क्या डाल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की। तो परमानेंट हार्डनेस में हम दो चीजें यूज करते हैं, या तो हम वॉशिंग सोडा या फिर हम सोडियम जियोलाइट यानी कि आयन एक्सचेंज मेथड। तो वॉशिंग सोडा जब हम डालते हैं तो भी हमारा कार्बोनेट बनता है जो हमारा प्रेसिपिटेट बन जाता है, लेकिन आयन एक्सचेंज में हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम जियोलाइट बनता है, और उस जियोलाइट को हम वापस से रीजनरेट कर सकते हैं बाय एडिंग 10% ऑफ NaCl। अरे यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा हैवी वाटर के बारे में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके सिलेबस में कैंसल्ड है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हैवी वाटर के बारे में। टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस के बीच में डिफरेंस बता दीजिए। टेम्परेरी और, अरे बताया तो था यार, टेम्परेरी और हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस के बीच में यह है डिफरेंस। ये देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो बाइकार्बोनेट के साथ है, वो टेम्परेरी है, और अगर क्लोराइड और सल्फेट के साथ है वो परमानेंट है, ठीक है। ओके सर। अब बात करते हैं हैवी वाटर के बारे में। D2O, हमारा D2O जो होता है ड्यूटेरेटेड वाटर भी कहते हैं हम इसे। जैसे मेरा H2O है ना, वैसे ही D2O, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे होती है जी? कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से बनता है। आप इलेक्ट्रोलिसिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एट द एंड आपके पास D2O मिल जाएगा। D2O वैसे बहुत महंगा होता है ना, बहुत सस्ता नहीं होता, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन नॉर्मल वाटर से थोड़ा भारी होता है, ठीक है। इसके मेन चीज आपकी जो काम की है वो इसकी यूजेस है, ठीक है, क्योंकि इसकी मोस्टली प्रॉपर्टीज वाटर, केमिकल रिएक्टिविटी वाटर जैसी होती है, ठीक है, और मेनली इसके यूजेस हैं। सबसे पहला यूज है इसका हैवी वाटर का, इट इज यूज एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर in the nuclear power plants. It is used as a moderator in nuclear power plants. ठीक है जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ मॉडरेटर काम करता है। मॉडरेटर का क्या मतलब होता है, कोई पूछ तो लो। पूछना ही नहीं है, बढ़िया। क्या मतलब होता है? हाँ चलो, किसी ने तो पूछा। मॉडरेटर का मतलब ये होता है कि भाई देखो, आपको जब आप आगे जाओगे तो आपको मालूम होगा, जब हमारा कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो बहुत स्पीड से होता है, चेन रिएक्शन होता है, रिएक्शन एक्सपोनेंशियली तेज चलता रहता है। तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम D2O डालते हैं, उसकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है, ये मॉडरेट करता रहता है। दैट्स व्हाई वी यूज द D2O हियर। It is used in the controlling of the nuclear reactions. ठीक है। सेकेंड है it is used as a tracing compound, tracer compound. ट्रेसर कंपाउंड, ठीक है। ट्रेसर कंपाउंड का मतलब है, फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास था H2O
कोई भी रिएक्शन हो रहा है, मान लो कोई ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर मैंने पानी डाला और मुझे ये मिलेगा। CH3 अब मुझे, आपको पता है एक हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि वाटर वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ लगा है और यहाँ लगा है? हाउ डू आई नो दिस? तो मैं क्या करूंगा, H2O के बजाय D2O का यूज करूंगा। और जब मैंने D2O डाला तो फिर मुझे मालूम हुआ कि वैसे तो मेरा कंपाउंड सेम बना, CH3 CH CH2O, लेकिन मेरा यहां भी एक D लगेगा और यहां भी एक D लगेगा। इसका मतलब ये है जहां भी D लगा वो पानी से आया। और दिस इज हाउ आई कैन ट्रेस कि अगर पानी रिएक्ट करेगा तो कैसे करेगा और कहां लगेगा। भाई ट्रेस कर लिया ना मैंने, हाइड्रोजन हटा के ड्यूटेरिएटेड वाटर यूज किया, तो अगर यहां पर मेरा D लगेगा इसका मतलब यह पानी के प्रोटॉन जाकर यहां पर लगे होंगे। दिस इज हाउ वी विल यूज एज अ ट्रेसर कंपाउंड। ठीक है जी, दो इसके मेन यूजेस थे, उसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपके चैप्टर में बचा है। वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड इट। अरे सही है भाई, ये चैप्टर खत्म। हाँ जी, इतना ही है चैप्टर। सर डाइहाइड्रोजन एक्सेप्ट है डाइहाइड्रोजन। T2O के बारे में, क्या बेटा? T2O के बारे में क्राइटेरिया। देखो डाइहाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और यूजेस आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशन, रिएक्शन, यूजेस और इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह से ये भी सब कुछ हटा गई है, स्ट्रक्चर तक हटा दिया है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी एलिमिनेटेड दैट। ठीक है जी। हाँ, किसी ने पूछा T2O, भाई T2O ना बहुत ही रेयर होता है, बहुत बहुत ज्यादा रेयर होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया, ट्राइटियम ही इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव है कि वो ज्यादा देर तक रहता ही नहीं है, वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो उसका कोई ऐसा वो है नहीं।